हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर शंकर शर्मा। अ, जैसा कि हम आजकल पेंटिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आज भी हम पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे। पर आज हम पेंटिंग्स के बनाने के लिए जो करीज या जो कैलिबर आवश्यकता होती है, उसको अलग ढंग से समझने की कोशिश करेंगे। इसके लिए आज मैं उदाहरण स्वरूप आपको ग्रीक आर्ट का विश्लेषण करूंगा आपके सामने, जिसमें कि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार आप एक लंबा अध्ययन कर और अपने कौशल को विकसित कर अपनी कला को विकसित कर सकते हैं। किस प्रकार ग्रीक कलाकारों ने बहुत ही प्रिमिटिव आर्ट से शुरू करके क्लासिकल कला को जन्म दिया, इसके बारे में हम आज बातचीत करेंगे। हालांकि ये आपके थ्योरी का सब्जेक्ट है, पर चूंकि मैं पेंटिंग पढ़ाता हूँ, तो पेंटिंग में किस प्रकार स्किल को डेवलप किया जा सकता है और पेंटिंग में किन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, उन बातों का हम आज इसमें अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रीक की जो क्लासिकल आर्ट है वह वर्ल्ड फेमस है और इसका कई बार पुनरुत्थान हुआ है। तो इनमें ऐसे क्या बीज थे, ऐसे क्या तत्व थे जिनके कारण ये कला 2000-3000 वर्षों तक भी अपना अस्तित्व बनाए रखने में सक्षम हुई, और आज भी जब हम इस कला को देखते हैं तो इस कला के महत्व को समझ पाते हैं और इस कला की जो महत्ता है कला जगत में, उसको समझ पाते हैं। साथियों, यह कोई आसान कार्य नहीं था ग्रीक कलाकारों के लिए कि एक आदिम कला या स्थानीय लोक कला शैली जो कि मिश्री कला से प्रभावित थी, उससे प्रारंभ करके और एक शास्त्रीय कला तक पहुंचना। शुरुआती ग्रीक कला को जब आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि इसका जो प्रारंभिक स्वरूप है वह बिल्कुल मिश्री कला की भांति जो ज्यामितीय आकृतियाँ होती है उन पे आधारित जो रूप होते थे उनसे संबंधित था, जिसमें मुख्यतः ट्रायंगुलर शेप में धड़ बनाया जाता था, सर्किल में फेस बनाया जाता था। इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। उन सब चीज़ों को लेके इन लोगों ने प्रारंभ किया था। वहाँ से ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़े और इनमें एक फेस आता है जब लाल आकृति चित्रण और काली आकृति चित्रण किया जाता था। ये मुख्यतः उन पात्रों पर आधारित थी जो पात्र 4 या 5 फीट के होते थे और मृत आत्माओं, जो मृत व्यक्ति होते थे, उसके साथ में दफनाने के काम में लिए जाते थे। इन पर विशेषतः उस व्यक्ति से संबंधित सारी जीवन कथाएं संबंधित होती थी और ऐसी ही घटनाएं संबंधित होती जैसे मृत यात्रा की, और इस प्रकार की घटनाएं अंकित की जाती थी। लाल आकृति चित्रण और काली आकृति चित्रण ग्रीक कला में अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। दोनों एक दूसरे की रिवर्स पद्धतियां हैं कि जब हम आकृति के आसपास के रंग को काला कर देते हैं और बीच में लाल रंग छूट जाता है, पकाने के बाद उसका जो दिखाई देता है, तो लाल आकृति चित्रण हो जाता है। और जब हम एक तैयार पात्र पर आकृति में काला रंग भरते हैं तो काली आकृति चित्रण हो जाता है। एक दूसरे की अपोजिट रिवर्स पद्धतियाँ थी। इनमें भी इन कलाकारों ने बहुत ही मन लगाकर, बहुत ही जान लगाकर कार्य किया है। जब आप इनको देखेंगे तो इनकी डिटेल्स जब आप देखते हैं तो आपको इनकी विवरण समझ में आते हैं इन आकृतियों के। इन सभी आकृतियों में एक बात यह थी कि लाल आकृति चित्रण में चूँकि ऊपर से काली रेखाएं की जा सकती थी, तो वह थोड़ा अधिक रिदमिक, अधिक लयात्मक दिखाई देती थी आकृतियाँ, जबकि काली आकृति चित्रण में उतना लयात्मक रूप नहीं दिखाई देता था। ये सारी आकृतियाँ जो आप देख रहे हैं, ये सारी उन्हीं विषयों से संबंधित है जो मृतात्माओं के साथ में जो मरणपात्र रखे जाते थे उनसे संबंधित है। ये आप देखेंगे कि ये लाल आकृति चित्रण का एक उदाहरण है जिसमें कि आसपास के स्पेस को काला रंग भरकर और बीच की आकृतियों को छोड़कर ये रंग दिखाया गया है। इसमें आप देखेंगे कि विवरण अधिक स्पष्ट रूप से आपको इसमें दिखाई देते हैं, क्योंकि उनको काली रेखाओं से अंकित किया जा सकता है। इसमें देखिए आप कि यही आकृति जो है वो कितनी अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। इसमें अलंकरण अधिक आसान होता था। ये आपके सामने लाल आकृति चित्रण का एक उदाहरण है। ये देखिए, इन लोगों ने
वहाँ से कला को शुरू करके, वहाँ से आकृति चित्रण को शुरू करके एक ऐसे स्थान पे पहुँचाया जिसका कोई सानी नहीं है, जिसको क्लासिकल आर्ट के नाम से जानते हैं। जब इन कलाकारों को ये लगा कि यार हमने इतने वर्षों तक जो आकृतियाँ बनाई हैं वी अभी भी उतनी ही स्थूल दिखाई देती है, अभी उनमें कोई गति नहीं दिखाई देती है, तो इन कलाकारों ने उसमें गति उत्पन्न करने के प्रयास किए। अब ये जो आप तस्तरी फेंकते हुए एक एथलीट की जो आकृति देख रहे हैं, इसमें देखो इन्होंने कितना सुंदर गति का प्रदर्शन किया है। अब चित्र में या मूर्ति में गति कैसे उत्पन्न की जाए आकृति में, इसके लिए क्या किया जाए, तो इन लोगों ने सोचा कि जब कोई एथलीट तस्तरी फेंकने की स्थिति में है तो उसका वजन एक पैर पर होगा, दूसरा ढीला होगा, और एक क्षण में उसका पूरा बॉडी का मूवमेंट जो होगा वो किस प्रकार घूमेगा। तो अगर इस प्रकार का पोस्चर बनाया जाएगा तो एक स्थूल पत्थर की मूर्ति में भी गतिशीलता उत्पन्न की जा सकती है। हम इसका उदाहरण इस चित्र में देख सकते हैं। मायरन, फीडियास, पॉलीक्लिट्स ऐसे ही महान मूर्तिकार इस समय हुए जिन्होंने इस प्रकार के एक्सपेरिमेंट्स अपनी आर्ट में किए और ग्रीक कला को एक क्लासिकल कला के रूप में पहचान दिलाई। और पुनरुत्थान काल से लेकर नवशास्त्रीय काल तक भी लोग और कलाकार इनसे प्रभावित होते रहे। ये उस समय की जो मूर्तियां हैं, अब उनका देखिए आप कि किस प्रकार उनमें गतिशीलता थी, किस प्रकार उनमें बॉडी का इतना अच्छा आनुपातिक रूप देखने को मिलता है। ये उस समय की पेंटिंग्स है जो उदाहरण स्वरूप आपके सामने हैं। इसमें पॉलीग्नोटस, जुक्सिस, पेरेसियस इस समय के चित्रकार हुए थे जिन्होंने चित्रों में गतिशीलता उत्पन्न करने के, आकृतियों में गतिशीलता उत्पन्न करने के प्रयास किए थे। ये चित्र उसी कला को प्रदर्शित करते हैं। जुक्सिस और पेरेसियस तो इस प्रकार के कलाकार थे कि उन्होंने जो चित्र बनाए उनमें स्पष्ट, वैसे विशेष रूप से जुक्सिस जो कलाकार था उसने इस प्रकार के चित्र बनाए कि उनको देख के लगता था कि जैसे धावक दौड़ रहा है तो उससे पसीना निकल रहा है, और अगर उसने कोई अंगूर लता या अंगूर की बेल बनाई है तो उस पर पक्षी आके चोंच मारने लगे थे। उनकी इस कला के प्रति समर्पण का एक उदाहरण ये है जो कि 1842 में बनी हुई पेंटिंग है, हर्मिटेज सेंट पीटर्सबर्ग में रखी हुई है। इसमें जुक्सिस को जो उसके द्वारा ग्रेप्स और जो स्टाइल बनाया जाता है उसके प्रति समर्पण के भाव से ये चित्र बनाया गया है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि वह चित्र बना रहा है और उसके बनाए हुए ग्रेप्स के चित्रों पर पक्षी आकर चोंच मार रहे हैं। तो इस प्रकार की श्रद्धांजलि 1842 ईस्वी में हर्मिटेज नामक आर्टिस्ट ने अपने चित्रों के द्वारा उनको दी। इसी प्रकार का एक और अन्य चित्र है जिसमें हम देखेंगे कि जुक्सिस और पेरेसियस ने जो काम किया था। अब ये इस चित्र में आप देखिए कि जुक्सिस जो है चूजिंग हिज मॉडल्स फॉर द इमेज ऑफ हेलन फ्रॉम अमोंग द गर्ल्स ऑफ द क्रॉटन। तो ये 1791 में बनाया हुआ चित्र है जिसमें जुक्सिस जो है अपने एक चित्र के लिए मॉडल्स की तलाश कर रहा है। तो वह किस प्रकार, कितना सम्मान इस कलाकार को दिया गया है कि वह इन मॉडल्स में से अपने लिए जो मॉडल्स चित्र के लिए जो हेलन का चयन करना है उन सभी स्त्रियों में से उसको चुन रहा है। तो एक महान कलाकार के लिए इस प्रकार की श्रद्धांजलि बताती है कि उस प्रकार का उस समय का जो वो कलाकार था कितना महत्वपूर्ण रहा होगा और उसने कितनी उपलब्धियां हासिल की होगी। इसी प्रकार का एक ये जुक्सिस सेलेक्टिंग मॉडल्स फॉर द पिक्चर्स ऑफ हेलन ऑफ ट्राई की हेलन के लिए जो जुक्सिस है वो अपने चित्र के लिए मॉडल्स की तलाश कर रहा है। तो ये इसमें आप देखिए कि जुक्सिस किस प्रकार इन मॉडल्स में से उनका चयन कर रहा है। ये पेंटिंग 1764 में बनाई गई है एन एम मैरी ब्राउन द्वारा, जो कि मेमोरियल कलेक्शन में है। देख सकते हैं आप कि किस प्रकार 300 या 400 ईस्वी के पहले के जो कलाकार थे उनको 18वीं शताब्दी के कलाकार श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो कला के प्रति समर्पण, कला के प्रति लगाव और कला में कौशल निरंतर अभ्यास से किस प्रकार हासिल किया जा सकता है, ये ग्रीक आर्ट इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। हम एज ए स्टूडेंट उन कलाकारों से सीख सकते हैं कि किस प्रकार कला का हम अपनी कला में डूबकर और लगातार अपने कौशल को विकसित करके अपनी कला को एक सही अंजाम तक पहुंचा सकते हैं।
चाहे रियलिस्टिक आर्ट हो, चाहे एब्स्ट्रक्शन हो, चाहे फिगरेटिव हो, चाहे ज्योमेट्रिकल हो, हर कला की अपनी कुछ विशेषताएं होती है, हर कला शैली की अपनी कुछ विशेषताएं होती है, जो कि निरंतर अभ्यास से ही आप उसे हासिल कर पाते हैं और समझ पाते हैं। अम, मेरा अनुभव ये कहता है कि अगर एक ही चित्र को आप 10 लेआउट बनाकर बनाएंगे तो वह चित्र उससे कहीं बेहतर होगा जो आप एक लेआउट बनाकर चित्र बनाते हैं, क्योंकि आपको स्पेस जैसी चीज़ वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आती है। पर जब आप लगातार स्पेस डिवीजन करते हैं, लगातार उन चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, तो कुछ नया निकल कर आता है। ये ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार कभी कोई आप म्यूज़िक सुनते हैं, तो आप शास्त्रीय संगीत सुनते हैं तो हो सकता है कि शुरू शुरू में आपको बोरिंग लगे या आपको समझ में नहीं आए, पर जब धीरे धीरे आप उसके साथ एक रूप होते हैं, पूरे मेडिटेशन के साथ उसको सुनते हैं, तो आपको उसमें आनंद आने लगता है। तो इस प्रकार आप कला में जब निरंतर प्रयास करते हैं, निरंतर अभ्यास करते हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें से निकल के आता है जो कि आपकी अंतरात्मा तक पहुंचता है। तो आप अपना कलाकर्म करते रहें, अपनी पेंटिंग्स बनाते रहें और लगातार लेआउट बनाएं। एक सब्जेक्ट को लेकर बनाएं या किसी नॉन सब्जेक्ट का बनाएं, कुछ भी करें, पर आप जब लगातार प्रयास करेंगे और एक साथ 8-8, 10-10 लेआउट बनाएंगे तो निश्चित रूप से कुछ नया निकल के आएगा। तो कला सृजन करते रहें और अपने कला कौशल द्वारा अपनी कला क्षमता को विकसित करते रहें। थैंक्स।